A intersection B. That is, the intersection of two sets is the set of all those elements. Set of all those elements which are either in A or in B. All those elements which belongs to both A and B, which belongs to both A and B, जो दोनों को बिलोंग करते हों. A इंटरसेक्शन B, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, यहाँ एंड लगता है जबकि उसमें और लगता है. सो एक्स बिलोंग्स टू बी. तो इन दोनों में फ़र्क समझिए. ए यूनियन बी में क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. इतना लिख देने से भी चलेगा. तो हम इसको देख रहे हैं. नाउ बाय वेन डायग्राम इट कैन बी डिपिक्टेड एज ए इंटरसेक्शन बी. सिंपली भी ऐसे किया जा सकता है, वरना डबली शेडेड रीजन. ए को अलग से कलर करो, बी को अलग से कलर करो और फिर दिखाओ डबली शेडेड रीजन. सो ये जो रीजन है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन. सो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये कम्यूट करता है. ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी, आप देख लीजिए, वो बी इंटरसेक्शन ए की भी आएगी. दैट इज कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमेय नियम. सेकंड इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, ऐसे कई क्वेश्चन किए हैं आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि बी इंटरसेक्शन सी. तो इसका पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ए और बी का कॉमन, फिर उसका सी के साथ कॉमन निकालो, या बी और सी का कॉमन निकाल के फिर ए के साथ निकालो. इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ. इफ ऑर्डर इज नॉट अल्टर्ड, एसोसिएटिव लॉ में ऑर्डर नहीं चेंज किया जाता है. हाउ एवर बाइनरी ऑपरेशन इज अप्लाइड आइदर ऑन वन पेयर और ऑन अदर पेयर, देन आल्सो द रिजल्ट रिमेन सेम. तो इसको कहते हैं साहचर्य नियम. दैट इज इफ ऑपरेशन इज शिफ्टेड देन आल्सो द वैल्यू डज नॉट गेट शिफ्टेड. थर्ड इज सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. क्या आपने इसका वेन डायग्राम बना लिया था कि नहीं बनाया था? इफ यू हैव, बन गया था आपसे? ठीक है, चलो. तो थर्ड देखो, फाई इंटरसेक्शन ए. सो फाई इंटरसेक्शन से क्या आ जाएगा? फाई और ए का कॉमन क्या है? एंड यू इंटरसेक्शन ए. तो यू सेट और ए का क्या कॉमन है? ए. पूरे संसार और मेरे घर में, पूरे ब्रह्मांड और मेरे घर में कॉमन क्या है? मेरे घर की चीज़ें. तो इस तरीके से इट इज़ लॉ ऑफ फाई एंड यू. नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन ए. इसको खुद को खुद के साथ ऑपरेट करो और खुद आ जाए, इसे कौन सा लॉ कहते हैं? इडेम्पोटेंट लॉ. इडेम्पोटेंट लॉ. नाउ फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन B union C, that is equals to A intersection B union A intersection C. जरा इस चीज़ को देखो. इसका मतलब क्या है कि मान लो
2 इंटू 3 प्लस 4 किया जाए तो 2 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 4, पहले 2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, तो पहले 2 का इसमें मल्टीप्लाई, फिर बीच वाला साइन और फिर 2 का 4 में मल्टीप्लाई। चेक कर लो, 2 इंटू 7 यहाँ क्या आ जाएगा 14, और ये क्या आ जाएगा 6 प्लस 8, तो क्या आ जाएगा 14। तो इस चीज़ को क्या कहती हो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दो जगह डिस्ट्रीब्यूट किया है मल्टीप्लिकेशन को। सो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इज इट वैलिड? अच्छा, ये होता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, क्या ये वैलिड है? थ्री और 2 प्लस 4, बोलो। पहले प्लस इससे कर दिया और फिर प्लस इससे कर दिया और ये इनटू बीच में लगा दिया, तो क्या ये वैलिड होगा? सो 2 प्लस 12 और यहाँ देखो 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 तो नहीं कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 2 करो। सो 2 प्लस 6 प्लस 4, क्योंकि बॉडमास रूल है, मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, तो ये 12 आ गया और यहाँ कितना आ गया 14। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड, हाउएवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज वैलिड। So distribution of addition over multiplication is not valid। क्या आप मुझे बता सकती हैं इंटरसेक्शन केस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? किसी सेट को मैं किसके साथ ऑपरेट करूं कि वही चीज आ जाए? कुछ कैसे नहीं होगा? यूनिवर्सल सेट में यू नहीं है क्या? यू के साथ यू को किसी के साथ ऑपरेट करोगे वही आ जाएगा, तो इसलिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिवर्सल सेट। समझ में आ गई बात? अब जरा देखो इसे क्या पढ़ोगी, इसके लिए मैं आगे क्या लिख दूं, ये किसका किस में डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनियन, यूनिवर्सल सेट कहाँ लिख दिया मैंने? कहीं लिखा है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट को तो डार्क लिखा जाता है, ये यूनियन और वो है ऑपरेशंस है ना, बीच में सेट लिख दोगे उसका कोई मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो मैं इसको करके दिखाता हूँ कि ये वैलिड है, ज़रा चेक करें इसका प्रूफ। सो प्रूफ देखिए कि हम LHS लेते हैं सबसे पहले, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। सो पहले B यूनियन C को कलर कर लो और A को रखे रहो। सो दिस इज B, दिस इज C, तो इसको मैं कलर करता हूँ, दिस इज B यूनियन C। तो पूरा B कलर कर लिया, अब C भी कलर कर लेता हूँ, और इसके बाद ये चीज़ मैंने कलर कर ली, ये सेकंड पार्ट, और अब पहला पार्ट भी कलर कर लूँ, फिर डबली शेडेड रीजन ले लूँ तो A को भी कलर कर लूँ। जब दो चीज़ों को हम कलर करते हैं तो उसमें फिर जो डबल शेडेड रीजन होगा वो ले लेंगे, ये कर लिया। सो B यूनियन C is sleeping lines, however A is standing lines,
और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन रीजन होगा वो क्या होगा बताइए? दैट इज डबली शेडेड रीजन। बोलो बात सही है कि नहीं, क्योंकि वही दोनों में कॉमन है। सो अब हम RHS लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो फिर से इसके लिए भी एक वेन डायग्राम बनाओ। तो वेन डायग्राम बनाया। वेन डायग्राम में ए बी और सी, दिस इज ए बी सी यू। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी को पहले बनाओ। ए इंटरसेक्शन बी को मैंने ये कलर कर दिया, बीच का एरिया है। और और ए इंटरसेक्शन सी को बनाओ, तो ये कलर कर दिया खड़े लाइन से। सो ए इंटरसेक्शन बी इट इज स्लीपिंग लाइंस, ए इंटरसेक्शन सी स्टैंडिंग लाइंस। और ये मुझे बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी पहले और दूसरे सेट का यूनियन क्या होता है? किन्हीं दो सेट का यूनियन क्या होता है? ऑल शेडेड रीजन्स। तो क्या यहाँ का जो ऑल शेडेड रीजन है वो यहाँ के डबली शेडेड रीजन से रिजेंबल कर रहा है? सो एज LHS is same as RHS, so ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैंस प्रूव्ड। बस प्रूव हो गया। अब देखो, अब हम देखेंगे क्या यूनियन इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसी का सेकंड पार्ट भी है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसे पहले लिखेंगे कैसे ये बताओ? हाँ, ठीक है। तो इसका मैं LHS लेता हूँ, प्रूफ बाय वेन डायग्राम। तो LHS में है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, ए बी सी। तो पहले मुझे क्या ले लेना चाहिए? बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी देखो मैंने बना दिया है। और ए को भी ले लेने चाहिए। यहाँ दो पार्ट हैं जिनके बीच में यूनियन लिखा है, तो इसलिए इसको भी बना दिया। और ये मुझे बताओ कि इनका यूनियन क्या होगा? ठीक है। सो बी इंटरसेक्शन सी दैट इज स्लीपिंग लाइंस, और ए स्टैंडिंग लाइंस। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज ऑल शेडेड रीजन, जिसमें कि ये यू है मास्टर सेट या फिर यूनिवर्सल सेट है। इसी तरीके से RHS में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो अब देखो, वैसे बाउंड्री पे इसे टच नहीं करना चाहिए, मेरा कर गया है। ए बी सी, ए यूनियन बी करो, तो ए और बी का सारा शेडेड रीजन करना पड़ेगा, ए यूनियन बी। सो ये पूरा मैंने शेड कर दिया। ये हो गया ए यूनियन बी। और दूसरे में है ए यूनियन सी। तो ए का
जो सर्कल है और सी का सर्कल, इन्हीं को सेट करना है। उसके अलावा देख लेना बी का ना सर्कल सेट हो जाए गलती से। सो ए और इसी का करना है। अच्छा, इसमें जो डबली शेडेड रीजन है, क्या वो ऊपर के एनी शेडेड रीजन से रिजेंबल करता है? ए यूनियन बी इट इज इक्वल्स टू, ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है? ए यूनियन सी, सो इट इज स्टैंडिंग लाइन, अभी दिखा रहा हूँ। और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, डबली शेडेड रीजन, जिसमें ये लाइन होंगी। तो अब जरा देखो इसका जो डबली शेडेड रीजन है वो कितना है। ये चीज़ और ये फूल बना है, इतना है, बोलो। अच्छा, अब ऊपर में आओ एनी शेडेड रीजन में, क्या उसमें भी एनी शेडेड रीजन आपको यही लग रहा है? तो क्या सेम हो गया? तो इस तरीके से यूनियन का इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूशन भी वैलिड है और साथ ही साथ इंटरसेक्शन का यूनियन पर भी डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड है। सो वी हैव सीन that distributive law is valid for intersection. So now distributive law is valid for intersection. अब आगे देखो, इसका नीचे बनाया भी गया है, जो मैंने बनाया है उसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है, तो उससे समझ लो, नहीं तो मेरे में ज़्यादा क्लियर है, उससे भी समझ सकती हो। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफसेट। Difference of set. So what does it mean by a minus b? That is a set of all x such that x belongs to a and x does not belongs to b. a का तो सदस्य हो लेकिन वो b का ना हो। b में अगर है तो हटा दो उसको, हमें तुम्हारा कोई सामान नहीं चाहिए। जब अपनी सहेली से दोस्ती तोड़ती हो तो क्या कहती हो कि ये लो, अपना पेन लो, ये डायरी लो, ये जो ग्रीटिंग कार्ड दिया है वो भी लो। तो डिफरेंस ऑफसेट का क्या मतलब होता है कि जो ए का तो हो बट बी का ना हो। हुआ कि नहीं है, बोलो। अब तो फिर बी माइनस ए क्या हुआ बताओ? x does not belongs to a। अच्छा, ये देखो, ये चीज जो है ये क्या है जो इधर मैं बना दी है, सो दैट इज b माइनस ए। समझ में आ गई बात? सो देयर इज a माइनस बी एंड b माइनस ए आर रिलेटेड बाई सिमेट्रिक डिफरेंस। ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से, लेकिन कैसे रिलेटेड हैं? symmetric distance। a minus b and b minus a are related to each other by symmetric। इसमें डिफरेंस की सिमेट्री है। डिफरेंस, हम में तुम में क्या समानता है? क्या चीज मेल खाती है बताओ? हम में तुम में ये बात मेल खाती है कि हमने भी किसी का कत्ल नहीं किया है, तुमने भी किसी का कत्ल नहीं किया है। सो इन द सिमिलर मैनर, अभाव की समानता,
this part is does not belongs to this and this part also does not belongs to this. तो ये चीज इन दोनों में समानता स्थापित करती है, इसको कहते हैं सिमिट्री ऑफ डिफरेंस, अभाव की समानता, न होने की समानता। एक होता है होने की समानता और एक क्या होता है, न होने की समानता। तो इस चीज को कहते हैं सिमिट्री ऑफ डिफरेंस या सिमेट्रिक डिफरेंस। समझ में आ गई बात कि नहीं, बोलो। चलो अब आगे देखते हैं कि जो बीच का पोर्शन है इसे क्या कह सकते हो, जल्दी रिस्पॉन्ड किया करो। ये क्या है बीच वाला, ए इंटरसेक्शन बी। इतनी बात हो गई। अब हम 1.4 एक्सरसाइज देखो। 1.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो गया था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो सब हो गए थे, ये तो काफ़ी कुछ हो गया था। तो और कौन सा नहीं हुआ था, 9th 10th भी हो गया था, 11th भी हो गया था, 12th सभी हो गए थे ना। चलो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ सेट, पूरक समुच्चय, complement of set, that is पूरक समुच्चय। what does it mean by complement of set? that is अगर किसी यूनिवर्सल सेट में A एक सेट है तो A को छोड़ के जो बच रहा है वो A का कॉम्प्लीमेंट है। सो दिस इज, ये A का कॉम्प्लीमेंट है। यूनिवर्स में हमारे कमरे को छोड़ के जो बच रहा है वो हमारे कमरे का कॉम्प्लीमेंट है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मीन्स, व्हाट डज इट मीन बाय कॉम्प्लीमेंट सेट? सो द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, ठीक है। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट of set A is set of all elements which belongs to जो belong करते हों, which belongs to U but does not belong to, बट डू नॉट बिलोंग टू। सेट सेट के हिसाब से तो ठीक है, सेट ऑफ तो डज नॉट बिलोंग टू ए। तो इसका मतलब है कि ए डैश क्या हुआ, ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इट इज इक्वल्स टू u माइनस ए। फिर इसको क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ए के सारे हटा दो, जैसे यूनिवर्स ने इस ए को रिजेक्ट कर दिया हो, कह रहा है कि तुमको तो हम अपने में लेंगे नहीं, तो ए के सारे हटा दो, तो जो बच जाता हो उसे क्या कहेंगे, ए डैश। कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रही हैं कि ए यूनियन ए डैश यू होता है। कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रही हैं कि ए एंड ए डैश डिसजॉइंट हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। नाउ अब हमने ये बात देख ली, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20 सेज दैट कि यू दिया है और ए दिया है, तो मुझे ए डैश बताओ। ए डैश होता है यू माइनस ए, तो मुझे बता दो। 8 10, तो ए को सब हटा दिया, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट का सारा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ एग्जाम्पल
21 क्या कहता है? लेट यू बी यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल एंड ए इज सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, तो व्हाट इज ए डैश? ए डैश क्या होगा? जबकि यूनिवर्सल सेट, हाँ हाँ, इट इज सेट ऑफ ऑल बॉयज, ऑल लिख दो, सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11th। ओके, नाउ अब जरा देखो एग्जाम्पल 20 पे फिर से आ जाओ। ए डैश का डैश, पहले ए डैश सोचो क्या है, ये पूरा एक मानो, ये ब्रैकेट मत देखो, बाहर डैश लगा है, बोलो बाहर डैश लगा है, तो उसको लिखो u माइनस ए डैश, u माइनस अंदर वाला, बोलो लिख दिया। जब किसी पे डैश लगाओ तो क्या लिखते हैं? u माइनस अंदर वाला। और फिर a डैश की खुद की क्या डेफिनेशन है? u माइनस ए। इज इट क्लियर? a डैश की तो यही है ना, यूनिवर्सल सेट a को छोड़कर। अब इसे खोल दो, सो u माइनस यू प्लस ए, तो क्या आ जाएगा? ए। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, पहले कॉम्प्लीमेंट निकालो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, तो फिर से अंदर नहीं आ जाओगे। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे बाहर चले जाओगे, और बाहर वाले का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो अंदर आ जाओगे, कि उसको छोड़ के, तब तो फिर से आ गए अंदर। सो इसलिए जैसे कहा भी जाता है कि तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी, यहाँ से वहाँ जाओगे तो वहाँ से यहाँ भेज दिए जाओगे। उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट इटसेल्फ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a set is the set itself। तो एग्जाम्पल 20 में आ जाओ। ए डैश आपने क्या निकाला था? 2 4 6 8 10, और अब वो कह रहा है कि मुझे तो इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट में ए डैश माइनस कर दो, क्योंकि जो अंदर लिखा है वही माइनस होगा। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया? ए डैश। 2 4 6 8 10, क्योंकि यही ए डैश है, तो क्या क्या बच जाएगा? सारे इवन नंबर तो हमने माइनस कर दिए, तो 1 3 5 7 9, और जो कि ए है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज द सेट इटसेल्फ। तो ये भी बात एक लॉ बन गई। नाउ एग्जाम्पल 22 पे आइए। एग्जाम्पल 22 क्या कह रहा है? u दिया है, a दिया है, b दिया है। सो u है 1 2 3 4 5 6, a क्या है? 2 3, b क्या है? 3 4 5। तो मुझे आप a डैश बताओ। 1 4 5 6, b डैश। 1 2 6। ओके, नाउ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसी में ए डैश बी डैश दिया है। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ऊपर वाले दोनों का इंटरसेक्शन कुछ कॉमन दिख रहा है? 1 6। ओके, नाउ ए, अब इसके बाद ए यूनियन भी निकालो। 2 3 4 5। अच्छा, बुक में नहीं दिया लेकिन मैं निकलवा रहा हूँ आपसे।
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। One 1 6। तो क्या इससे आपको ये लगता है कि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये सेम है? ये डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा लेकिन बीच में इंटरसेक्शन लग जाएगा। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ two sets is intersection of their complements. It is De Morgan's law. क्या बता रहा है कि इसको भी हम वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज, टू सेट्स का यूनियन लिया फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल है? इज इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और दूसरी चीज एक और कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। जरा देखो, कॉम्प्लीमेंट किसका कॉम्प्लीमेंट? ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज यूनियन किसका? यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ intersection of two sets is union of their complement। ये है। ठीक है। दो संघ समुच्चयों का पूरक उनके इंटरसेक्शन, ठीक है, के पूरक के बराबर होता है, जबकि दो इंटरसेक्शन का पूरक उनके संघ समुच्चयों के बराबर होता है। ऐसा डी मॉर्गन्स लॉ कहता है। नाउ लेट अस प्रूव इट देन। ये अगले पेज पे देखो, डी मॉर्गन्स लॉ, एम कैपिटल है तो हम भी एम को कैपिटल कर देते हैं। सो एम इज कैपिटल, डी अलग है, मॉर्गन्स अलग है। चलो, सो लेट अस प्रूव दिस लॉ देन यूज इट। तो पहला लॉ यू प्रूव करो, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका प्रूफ, तो ए यूनियन बी डैश, इसको कैसे दिखाएं? इसको हम दिखा सकते हैं क्योंकि हम ए यूनियन बी भली प्रकार जानते हैं और इसके अलावा सारा, तो फिर क्या आ जाएगा? ए और बी को छोड़ के सारा, ए यूनियन बी के बाहर चले जाओ। कोई कहे आपसे ए यूनियन बी, हमारी यूनियन से चले जाओ, तो उस यूनियन में जितने फैक्ट्री के मेंबर होंगे उन सब से बाहर जाना पड़ेगा कि नहीं आपको? उसमें थोड़ी रह पाएंगे। तो कोई कह दे मज़दूर यूनियन से बाहर निकल जाओ, तो मज़दूर यूनियन में जितने भी फैक्ट्री के हैं उनसे बाहर चले जाइए, ऐसा होता है। ये देखो, तो ये क्या बन गया? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक बात सही है? अच्छा, अब इसका राइट हैंड साइड देखो, ये तो मैंने LHS लिया है, सो RHS नाउ। अब लो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये है RHS है। तो ए डैश पहले पता लगाओ। ए को छोड़ के सारा,
देखो मैंने ए को छोड़ दिया, ए पूरा छोड़ दो, सिर्फ ए पे नज़र रहे और कहीं नज़र ना रहे, और ए को छोड़ के सारा। ये मैंने ए को छोड़ दिया, ये ए को छोड़कर सारा। अब देखो इसके बाद क्या कह रहा है, ये तो हमने ए डैश ले लिया जो कि स्टैंडिंग लाइंस हैं, बी को छोड़ के सारा, बी पे नजर रहे, बी के अंदर नहीं जाना है, बस बात ध्यान रखना। बी को छोड़ के सारा, हो गया। बी को छोड़ दिया ना मैंने एग्जैक्टली, कि कहीं कोई कमी रह गई। देख लो जितनी भी स्लीपिंग लाइंस हैं वो यहाँ तक आ रही हैं, यहाँ तक आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं आई हैं। तो बी डैश इट इज स्लीपिंग लाइंस। आप देख लीजिए, आप और पास से देख लें, बिल्कुल आपको लग रहा है ना कि कोई स्लीपिंग लाइन अंदर तो नहीं जा रही ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ बताओ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये यू हो गया। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या हुआ, दोनों का डबली शेडेड रीजन होता है कि नहीं। जब दो चीजों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या होता है भाई, दो चीज ले ली ए डैश बी डैश, अब उनका इंटरसेक्शन लेने जा रही हो तो डबल शेडेड होगा, वही होगा इंटरसेक्शन। तो क्या इनका डबली शेडेड रीजन हमारे पिछले वाले के एनी शेडेड रीजन से मैच करता है? चेक कर लो, ऊपर नीचे रख रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये एनी शेडेड रीजन है या ऑल शेडेड रीजन। क्लियरली LHS is equals to RHS। Hence proved। अब हमने डिमॉर्गन्स लॉ का एक पक्ष तो प्रूव कर लिया कि A यूनियन B डैश। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं A इंटरसेक्शन B डैश इट इज इक्वल्स टू A डैश यूनियन B डैश। बीच का साइन पलट जाता है, तो इसका प्रूफ देखिए। इसके प्रूफ में LHS लो और A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B को छोड़ के सारा, तो इट इज A इंटरसेक्शन B को छोड़ के सारा। ये देखो इंटरसेक्शन B छोड़ना है, इंटरसेक्शन B आपको याद रहना चाहिए। ये सो इट इज लीविंग ए इंटरसेक्शन बी। बोलो हमने ए इंटरसेक्शन बी छोड़ दिया। सो तो इस तरीके से हमारा कौन सा रीजन हुआ ये। अब देखिए नाउ RHS क्या कहता है कि A डैश यूनियन B डैश, बीच का साइन बदल दो और दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो। तो ये देखिए A B, पहले A का कॉम्प्लीमेंट लो। A का कॉम्प्लीमेंट क्या है, A को छोड़ दीजिए,
ए को छोड़ देना, ये ए के अंदर चला गया थोड़ा सा, ये सो लीविंग ए ऑल द रीजन इज टू बी शेडेड। ये तो ये हमने ए डैश को शेड कर दिया जो कि स्टैंडिंग लाइन है, और बी डैश में क्या करेंगे, बी को छोड़ दो, बी का सर्कल याद रखो, बाकी कुछ भी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, ए भी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, सिर्फ बी का ध्यान रखो। और बी को ही छोड़ना है, बी के एरिया में मत जाओ, बाकी कलर कर दो। तो ये कर दिया, बी को छोड़ के सारा। सो बी डैश इज स्लीपिंग लाइन। अच्छा, इन दोनों का यूनियन क्या हुआ, क्या लिख दिया जाए? डबल शेडेड यूनियन में भी डबल लिखती है, बोलो। ऑल शेडेड रीजन, तो क्या इसका ऑल शेडेड रीजन जितना भी रंगा हुआ दिख रहा है वो यहाँ के शेडेड रीजन के इक्वल दिख रहा है कि कुछ फर्क है? सो इसलिए LHS इज इक्वल्स टू RHS, दोनों इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट? Offset. So mostly we have seen that is complement law. Complement law क्या कहता है? It says that कि A और A डैश का अगर यूनियन ले लो तो क्या मिलेगा बताओ? A लो और ए के बाहर लो तो मिला के उनका यूनियन क्या बनेगा? सो यही कॉम्प्लीमेंट लॉ है। अच्छा, इसके टू पार्ट्स हैं, और ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या बनेगा? क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट हैं, विसंधित समुच्चय हैं। नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स लॉ, डी Morgan's law. So that is A dash is equals to A dash intersection B dash, और सेकंड और है A intersection B dash, it is A dash union B dash, ये भी इसका लॉ है। अच्छा, थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स क्या है कि ए डैश का डैश दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नाउ फोर्थ, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अच्छा, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कोई कहे ब्रह्मांड से निकल जाओगे तो कहाँ जाओगे? फाई। सो इट इज लॉ। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.5। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यू है, ए है, बी है, सी है। तो इसमें आप ए डैश निकाल लेंगी, बी डैश भी निकाल लेंगी, अपनी कॉपी में ए यूनियन बी निकालो, और फिर ए यूनियन सी, थर्ड वाले का आंसर बताओ।
वो सारे एलिमेंट हटा दो ए और सी में जो है यू से। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस ए यूनियन सी। ये चीज बताओ। 7 1 2 3 4 5 6 ठीक है 7 8 9। इसका मतलब है कि आप किसी के यूनियन का भी निकाल सकती हो और फिर ए डैश का डैश भी निकाल लोगी। बी माइनस सी का बताओ सिक्स्थ पार्ट। नाउ टेल अबाउट बी माइनस सी। 1 3 4 5 6 7 9। ओके एक मिनट। पहले आपने b माइनस सी निकाला होगा और फिर b माइनस सी निकालने के बाद b माइनस सी क्या आया? 2 and 8। अब b माइनस सी का डैश दैट इज u माइनस 2 and 8। तो 1 2 2 तो नहीं आएगा। 1 3 4 5 6 7 9 यही चीज बताई आपने। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? u दिया है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स। तो a है b है c है d है। क्या इनके कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लेंगी? अच्छा थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन में x इज एन इवन नंबर। इसको मैच करो। इवन नेचुरल नंबर। तो ये किससे मैच होगा? इसका जबकि नेचुरल नंबर एक यूनिवर्सल सेट है तो नेचुरल नंबर के अंदर ही अंदर काम करना है। ओके नाउ तो ये इसमें इसने कुछ पूछा है क्या? राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट। ओके सेकंड का बताओ। बोलो। सेकंड में तो ऑड लिखा ही है ना। थर्ड एक्स इज निगेटिव नहीं ले सकती। यू से बाहर कैसे चली जाओगी? उसमें आ रहा है 3 6 9 तो आप लिख दो नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। बचा हुआ सारा आना चाहिए 1 2 4 5 7 8। सिर्फ 3 6 9 यही छूटने चाहिए बाकी सब आ जाना चाहिए। तो क्या लिखना पड़ेगा? x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज नेचुरल नंबर। बहुत इंश्योर करना चाहो तो ये भी लिख सकती हो x इज नेचुरल नंबर क्योंकि नेचुरल नंबर से ही ले रही हो। x इज ए प्राइम नंबर। हाँ ये ठीक है। x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। 3 and 5 से जो डिविजिबल हो तो 3 and 5 से कौन कौन से डिविजिबल है बताइए? पहला कौन है? तो 15 का टेबल चलेगा। 15 30 और कोई नहीं होगा 3 और 5 से यही चलेगा। सो इस तरीके से अब यहाँ नॉट भी लगा सकती हो। x इज
ए नेचुरल नंबर, नॉट यहाँ ना लगाना, नॉट ए नेचुरल नंबर, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। नेचुरल नंबर के पूल से ही तो उठाना है ना। सो x इज नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5। समझ में आ गई बात? x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, It is not a perfect square. x इज परफेक्ट क्यूब, It is not a perfect. अगले का बताओ। X plus 5 is not equal to. ऐसा कुछ नहीं है, x इज ए नेचुरल नंबर अदर देन 3। x को सॉल्व कर लो ना, तो 3 आया, तो 3 को छोड़ के सारे, x इज ए नेचुरल नंबर अदर देन 3। अगले का बताओ। X is a natural number other than 10. नेक्स्ट, X is a natural number from 1 to 6. तो सीधा बोलो लेस देन 7। बताइए। Yes, sir. अगला, X is smaller than 9/2. 9/2 करना चाहती हो ना, 4.5। x इज ए नेचुरल नंबर, तो 4.5 से बड़े हैं ये, तो इसमें 5 आ जाएगा। लेस देन 5 बोल दो। 4.5 भी क्यों लें, हम नेचुरल नंबर डील कर रहे हैं, तो इसमें 5 तो आ जाएगा ना, क्योंकि 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर यानी 5 है। सो x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखो, u दिया है, a दिया है, b दिया है, तो a यूनियन b निकाल लोगी पहले, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना। a डैश और b डैश निकाल के उनका इंटरसेक्शन ले लेना। तो ये इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से a इंटरसेक्शन b पहले निकाल लेना और फिर कॉम्प्लीमेंट लेना। ठीक है। Yes, sir. और a डैश और b डैश अलग से निकाल के यूनियन ले लेना। Yes, sir, sir. अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, मैंने इन चारों के वेन डायग्राम आपको दिखा दिए हैं। मैंने a यूनियन b बनाया, फिर उसका डैश निकाला, तो यूनियन के बाहर बताया था कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, a डैश और b डैश निकाल लो और फिर उनका डबली शेडेड रीजन ले लो। ये सब डी मॉर्गन लॉ में ही तो आए थे। और ए इंटरसेक्शन भी निकाल लेना। ए इंटरसेक्शन भी तो जानती ही हो, सिर्फ उसको छोड़ के सबको रंग देना। ए डैश बी डैश निकाल के एनी शेडेड रीजन या ऑल शेडेड रीजन लिख देना। इतना समझ में आ गया? लेट यू बी ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन एंड ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो ए ऐसा सेट है जिसमें एक एंगल तो कम से कम 60 ना हो। यानी वो कह रहा हम सारे वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें कम से कम एक एंगल ऐसा हो जो 60 ना हो। यानी कि तीनों 60 वाले नहीं चलेंगे, दो फिर तीनों 60 नहीं चलेंगे तो दो भी 60 नहीं चलेंगे, क्योंकि दो के 60 होने से तीसरा क्या हो जाएगा, वो भी 60 हो जाएगा। तो वो बोल रहा है ऐसे सारे ट्रायंगल ले आओ जिसमें कम से कम एक अदर देन 60 हो। तो क्या वो बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल को एक्सेप्ट करेगा? No, sir. सो इसका मतलब है कि ए डैश क्या बच जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विच आर इक्विलेटरल, क्योंकि उसी में 60 आएगा, सारे 60। सो वन एंगल एट लीस्ट अदर देन 60। सो
यूनिवर्सल सेट यानी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स माइनस वन एंगल एट लीस्ट अदर देन 60. सो दिस इज इक्वल्स टू 6 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, a डैश is equals to u minus a. So set of all triangles minus set of triangles in which at least one angle is not 60 degree. So it is set of equilateral triangle. क्योंकि वही वो ट्रायंगल है जिसमें सभी 60 हैं, तो वो क्वेश्चन वो आ जाएगा पार्ट. उसके अलावा कोई भी और जो होंगे उसमें एक 60 नहीं होगा, तो इसको छोड़ना है, तो यही बच गया. अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर A यूनियन A डैश क्या आएगा, नेक्स्ट फाई का डैश क्या होता है, तो U इंटरसेक्शन A क्या आएगा, A इंटरसेक्शन A डैश, U डैश क्या होता है, फाई का A के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो आज के लिए इतना ही. इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू.